हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा की बहू सुमन पेट से थी और रमा बहुत खुश थी। देर शाम रमा की पड़ोसन विमला रमा के घर आती है और रमा को खुश देखकर विमला रमा से कहती है, क्या बात है रमा, दादी क्या बनने वाली है? तेरे चेहरे की रौनक तो बढ़ती जा रही है। हाँ क्यों न बढ़े, तुझे पता नहीं है क्या, मैं दादी और नानी दोनों एक साथ बनने वाली हूँ। क्या बात कर रही है? मोनिका भी गर्भवती है क्या? हाँ आज ही आ रही है वो मेरे घर, गोद भराई की रस्म पूरी जो करनी है। बहुत खुशी की बात है रमा। और तेरी बहू सुमन कब जा रही है अपने मायके? उसको भी तो अब 8 महीने होने ही वाले हैं। ये बात बोलने के बाद जब विमला चली जाती है तब रमा अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू सुमन से कहती है, बहू अब तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो ये बता कि तुझे मायके कब जाना है, तेरे मायके जाने की तैयारियां पूरी कर दूं ताकि तेरी भी गोद भराई हो जाए। माँ जी मुझे नहीं जाना मायके, यही हो जाए रस्म तो अच्छा है। क्यों बहू ऐसे क्यों कह रही है तू? ये रस्म तो मायके में ही होती है। माँ जी मैं बात करके बताती हूँ आपको क्या कैसे है। अब अगली सुबह मोनिका का आना होता है और रमा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। मोनिका सबसे मिलती है और जैसे ही सुमन मोनिका के पास जाती है तो मोनिका सुमन को देखकर अपनी माँ से कहती है, क्यों? इसके माँ बाप इसे लेकर नहीं गए क्या? इसकी गोद भराई यही होगी क्या माँ? ये क्या तरीका है बात करने का? मुझे समझ नहीं आता कि तू अब तक ऐसी ही क्यों है। वो तेरी भाभी है। मुझे तो लगता है इसके माँ बाप इसकी गोद भराई का खर्चा ही नहीं उठा पाए, तभी तो ये अब तक यहीं पर है। मोनिका की कड़वी बातें सुनने के बाद रमा अपनी बहू से कहती है, बहू तू मोनिका की बातों का बुरा मत मान, वो तो हमेशा से ही ऐसी है। नहीं नहीं माँ जी मुझे बुरा नहीं लगा। बहू तूने बताया नहीं कि तेरे मायके से तुझे कौन लेने आएगा? माँ जी माँ से बात हुई थी, पापा बिजी हैं और भैया गांव गए हैं किसी काम से, आते ही मुझे लेने आ जाएंगे। इतना सुनाने के बाद रमा अपने मन में सोचती है, सुमन की शादी को 1 साल से भी ज्यादा होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक सुमन सिर्फ 2 बार ही अपने मायके गई है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही ना इसके मायके में? पता लगाती हूँ। रमा इधर ये सोच ही रही थी और उधर सुमन अपनी सास की बातों को याद करके सोचती है, मैं माँ जी से क्या कहूँ, अभी तक तो मेरी शादी का कर्जा भी मेरे पापा और माँ के सर से उतरा नहीं है, और अब मैं मायके में गोद भराई के लिए गई तो उनका और खर्चा होगा। मैं ये नहीं करवाना चाहती, मुझे उनसे बात करनी ही होगी। इधर मोनिका आते ही अपनी गोद भराई के फंक्शन के लिए लिस्ट बना रही थी ताकि वो सोशल मीडिया फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों को दिखा सके कि उसकी गोद भराई कितनी धूमधाम से हुई है। अब मोनिका देर शाम लिस्ट बनाकर अपनी भाभी को देती हुई कहती है, भाभी ये लो मेरी गोद भराई के फंक्शन की लिस्ट, इसे भैया या माँ को दे देना। आप तो उस दिन रहोगी नहीं, आपके घर में तो 2-4 लोग के बीच गोद भराई होगी, लेकिन मैंने तो कह दिया है कि जितने शादी में लोग आए थे उतने ही लोगों को बुलाना माँ। ठीक है मोनिका, मैं दे देती हूँ ये लिस्ट माँ को या आपके भैया को। अब जैसे ही रात में खाना खाने के बाद रमा का बेटा अशोक अपने कमरे में जाता है, वैसे ही सुमन अपने पति को मोनिका की गोद भराई की लिस्ट को देते हुए उसे कहती है, ये मोनिका ने दी है, 2 दिन बाद उनकी गोद भराई की रस्म है, तो आप देख लेना। क्या है ये, दोबारा शादी कर रही है क्या जो इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी है? ये होना चाहिए वो होना चाहिए। करने दीजिए ना, कभी कभी तो मौका मिलता है, घर में कितना खुशी का माहौल है। अच्छा गोद भराई से याद आया, तुम्हें नहीं करवानी अपनी गोद भराई? मायके कब और कितने दिनों के लिए जा रही हो? मुझे मायके नहीं जाना, जाने का मन तो बहुत है, लेकिन माँ पापा के सर से मेरी शादी का कर्जा नहीं उतरा, और अब ये सब, और खर्चा उठा भी लें तो मैं नहीं जाना चाहती। सुमन मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये सारी बातें? मैं अभी माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं माँ जी से आप कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। ये सारी बातें रमा सुन लेती है और वो अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठती है और बैठते हुए सोचती है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरी बेटी को उन पैसों की परवाह बिल्कुल नहीं है, और एक मेरी बहू है जो अभी अपने माँ बाप का दुख दर्द समझ रही है। रमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ मोनिका अपनी माँ के कमरे में आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी ने आपको लिस्ट तो दे दी ना, उसमें मैंने अपने दोस्तों और कुछ आपके रिश्तेदारों का भी नाम लिखवाया था, तो आपने अब तक तो फोन कर ही दिया होगा ना उन्हें? वो लिस्ट अभी तक मेरे पास नहीं है,
सुमन ने अशोक को दिया है। माँ जो भी करो पर समय पर करवा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए और कोई आए ही ना। अब 2 दिन भी ऐसे ही बीत जाते हैं और गोद भराई वाली सुबह सुबह मोनिका उठकर अपनी माँ से कहती है, माँ फंक्शन की तैयारी नहीं हो रही, कोई भी नहीं आया है। अच्छा लगता है सरप्राइज है। हाँ चल जाकर तैयार हो जा और सुमन को भी यही साड़ी देकर तैयार होने को बोल दे। भाभी नहीं गई अपने मायके, जाएगी भी कैसे? आखिर मेरे घर वालों की तरह हर कोई खर्चा उठा थोड़ी ना सकता है। अब जैसे ही मोनिका तैयार होकर आती है तो देखती है कि आस पड़ोस के सभी लोग उसके आंगन में जमा हुए हैं। पंडित जी भी आए हुए हैं और तो और उसके ससुराल वाले भी पहुंच चुके हैं। और अब मोनिका अपनी माँ से कहती है, बताओ माँ कहाँ चलना है? मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। चौकी पर बैठ जाओ और बहू तू दूसरी वाली चौकी पर बैठ। और पंडित जी आप रस्म शुरू कर दे, समय भी निकला जा रहा है। माँ अपनी कोई तैयारी नहीं की है और आप ऐसे गोद भराई करवा रही हो, वो भी 4 लोगों को बुलाकर, साथ में मेरी भाभी को भी बैठा दिया है मेरे साथ। मोनिका चुप बैठ, थोड़ी देर हो जाने दे पूजा, फिर बोलती रही हो। ये देख गोद भराई की रस्म तो मोनिका चुपचाप करवा लेती है, लेकिन सुमन अपने मन ही मन में सोचती है, माँ जी ने मुझे बताया भी नहीं कुछ भी और गोद भराई के लिए बुला लिया। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं अपने मायके नहीं जा सकी। गोद भराई की रस्म पूरी हो जाने के बाद मोनिका गुस्से में सबके सामने अपनी माँ रमा से कहती है, माँ अगर आपको मेरी गोद भराई की रस्म पूरी नहीं करनी थी तो आपने ये फॉर्मेलिटी भी क्यों पूरी की? इससे अच्छा तो मेरे खुद के ससुराल वाले ही कर देते। अभी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जा जाकर चाय पानी लेकर आ, बहू भी काम कर रही है। अब आस पड़ोस वालों के चले जाने के बाद रमा अपनी बेटी और बहू को अपने पास बुलाती है और मोनिका से कहती है, तू मेरी बेटी होकर मुझे ही डुबाने पर लगी है, लेकिन मेरी बहू को देख, अपने पिता के कर्ज की वजह से मायके नहीं गई। माँ जी आपको ये सब किसने बताया? बहू मैंने सब सुन लिया था, मैं इसके मन की कर तो देती, कल को अगर इसे ससुराल में इसके मन का कुछ नहीं मिला तो ये मुझे और अशोक को फोन करेगी। माँ आपने सही नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा है। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं सबको बुलाऊंगी। दिखावे की दुनिया है और उसमें तू जी रही है, और हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जी रहे हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। अलवीरा अपनी सहेली आशना के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठकर आसपास बैठे कपल्स को निहार रही थी। तभी आशना उसे कहती है, अबे किसे घूरे जा रही है? खाना टेबल पर पड़े पड़े ठंडा हो रहा है और तेरी राह तक कर थक गया है, जरा इस पर भी अपनी रहमो करम कर दे। वो देख, वो दोनों कपल एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं मुझे मेरी किस्मत वाला प्यार कब मिलेगा। कॉलेज के सभी लड़के तो तेरे आगे पीछे लट्टू होकर घूमते रहते हैं। हाँ, पर उनमें से किसी से भी मेरा किस्मत वाला कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। मुझे एक ऐसे स्मार्ट डैशिंग लड़के के आने का इंतजार है जिसका नाम और रुतबा हो, जो अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी का दरवाजा अपने हाथों से मेरे लिए खोले, जिसकी चाल ढाल को देखकर लड़कियों की लंबी कतार लग जाए और उनके दिल की घंटी जोर जोर से बजे, पर उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें। अलवीरा कह ही रही होती कि तभी उसके सामने एक लंबी चौड़ी काले रंग की गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें से एक स्मार्ट और हैंडसम सा लड़का निकलता है और उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता देखकर अलवीरा की आंखों में चमक और गालों पर लाली छा जाती है। तभी उसे अपनी तरफ आता देखकर वो खुशी से उछलते हुए कहती है, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी दिल के दरवाजे पर दस्तक देगी। हे ब्यूटीफुल, विल यू मैरी मी? तुम मुझे पहली नजर में भाग गई हो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, मुझे सोचकर बता। उसके प्रपोजल को देखकर अलवीरा मन में सोचते हुए कहती है, अलवीरा, सोचने में टाइम वेस्ट मत कर, यही तेरा किस्मत वाला प्यार है। यस आई विल। अलवीरा बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कर देती है और ध्रुव मन में कहता है, फंस गई चिड़िया। ध्रुव, यू आर अ वेरी स्मार्ट। आप कुछ दिनों का टाइम पास का अरेंजमेंट हो गया, आप बस इसे थोड़ा स्पेशल फील करवाना। ध्रुव उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे गाड़ी में बैठाता है। तभी अलवीरा की नजर ड्राइवर की ड्रेस में आगे बैठे प्रीत पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मेरा ड्राइवर है प्रीत। उसकी मधुर आवाज सुनकर प्रीत की नजर ड्राइविंग सीट के फ्रंट पर लगे शीशे में जाती है, जिसमें अलवीरा के खूबसूरत चेहरे को देखकर
उसकी निगाहें उस पर टिक जाती है और वो अपने मन में बोल पड़ता है। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ना जाने ये ध्रुव सर के फरेब में कैसे आ गई। क्या करूं? इसे असलियत दिखाऊं क्या? प्रीत को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ता है, जिसके बाद वो शीशे में देखते हुए गाड़ी चलाने लगता है। तभी ध्रुव बगल में बैठी अलवीरा की कमर पर हाथ रखता है, लेकिन वो अटपटा सा महसूस करते हुए उससे दूर हो जाती है। तभी प्रीत गुस्से में बोलता है, जी तो कर रहा है इसका हाथ तोड़ दूं। इसके जैसे हैवानों ने प्यार को व्यापार और खेल बना रखा है। ये अलवीरा की खुशकिस्मती नहीं बदकिस्मती है जो ये ध्रुव से दिल लगा बैठी। गुजरते वक्त के साथ ध्रुव और अलवीरा के बीच खटास आने लगती है। तभी एक दिन ध्रुव के फोन पर माहिरा नाम की लड़की का कॉल आता देखकर अलवीरा कहती है, ध्रुव, ये माहिरा कौन है? तुमने मुझे आज तक इसके बारे में बताया नहीं। सो व्हाट? इसमें बताने जैसी क्या बात है? हर छोटी छोटी बात मैं तुम्हें बताऊंगा। ऑफ कोर्स वी आर कपल। मुझे जानने का हक है कि तुम्हारी लाइफ में कौन कौन शामिल है। नो वे, मैंने तुम्हें ये राइट्स नहीं दिया है कि तुम मेरी पर्सनल चीजों में इंटरफेयर करो। दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। तभी ध्रुव के कहने पर प्रीत गाड़ी रोक देता है और ध्रुव कहता है, मुझे यहाँ एक अर्जेंट काम है, ओके बाय। इससे पहले कि अलवीरा कुछ बोल पाती, ध्रुव कार का दरवाजा झटकते हुए चला जाता है और अलवीरा रोते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ध्रुव मेरी किस्मत वाला प्यार नहीं। क्या करूं? आप दिल की सुनिए, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और दिल कभी भी गलत जवाब नहीं देता। क्या मतलब है तुम्हारा? आप जिसे किस्मत वाला प्यार समझने की भूल कर बैठी हैं वो असल में प्यार है ही नहीं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ध्रुव मुझसे प्यार नहीं करता? अगर ऐसा ही है तो आप बार बार खुद से सवाल नहीं करती। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके साथ रहने से इसका पता नहीं चलता। असली सच्चा प्यार तो वो है जिसके आसपास होने का एहसास हर वक्त होता है। प्रीत की प्यारी भरी बातें सुनकर वो उसके चेहरे में खो जाती है और मन में कहती है, ये क्या होता जा रहा है? मैं तो ध्रुव को चाहती हूँ, फिर प्रीत की तरफ क्यों खींची चली जा रही हूँ? अलवीरा ये सोच ही रही होती है कि तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है और वो कहती है, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? मैं चेक करता हूँ। प्रीत बाहर आकर गाड़ी को चेक करता है और कहता है, गाड़ी खराब हो गई है। क्या? ऐसे कैसे? मैं इतना दूर पैदल नहीं चल सकती। प्लीज किसी मैकेनिक को बुलाओ। यहाँ मैकेनिक का मिलना इम्पॉसिबल है। इतनी दूर का सफर पैदल तय करना पड़ेगा क्या? ओह नो। आपके साथ मैं भी तो चलने वाला हूँ। मना अकेले चलना मुश्किल होता है, मगर जब सफर में साथी हो तो सफर खुद ब खुद आसान बन जाता है। प्रीत के कहने पर अलवीरा बाहर निकल जाती है और उसके साथ चलते चलते कहती है, प्रीत सही कह रहा था। उसके साथ पैदल चलने पर ये सफर कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या आपने? आप नहीं, तुम कहो मुझे। थैंक्स। क्या कभी तुमने सुनसान सड़क पर चलते हुए आइसक्रीम खाई है? नहीं तो। मैं ध्रुव सर की तरह करोड़पति नहीं, इसीलिए मेरे बजट के हिसाब से मैं तुम्हारे लिए ये आइसक्रीम ही खरीद सकता हूँ। लेट्स चीयर्स। रात के समय सुनसान सड़क पर दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए चल पड़ते हैं और अचानक प्रीत के कदम रुक जाते हैं और अलवीरा कहती है, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों रुक गए? तुम्हारी मंजिल आ गई। प्रीत, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी जिसे तुम्हारा प्यार मिलेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए गले लग जाते हैं और तभी अचानक अलवीरा असमंजस महसूस करती हुई वहाँ से चली जाती है और प्रीत खुद से कहता है, ये क्या कर दिया मैंने? ये मैं क्या करने जा रही थी? अलवीरा ये सोचने लगती है। तभी उसके फोन पर आशना का कॉल आता है और वो कहती है, आशना, मेरे साथ अजीबोगरीब किस्सा हो रहा है। अलवीरा बिना रुके आशना को अपनी फीलिंग्स बताती है और आशना कहती है, अलवीरा तू ध्रुव से नहीं प्रीत से प्यार करती है, पर तू इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तेरे ही किस्मत वाला प्यार प्रीत है, न कि ध्रुव। मैंने प्यार को समझने में भूल कर दी। इस तरह अलवीरा पूरी रात प्रीत के साथ बिताए पलों को याद करती हुई सुबह होने का इंतजार करती है और प्रीत को टेक्स्ट मैसेज करती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर में सुबह एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां प्रीत उसे कहता है, अलवीरा, आई एम सॉरी, मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। प्रीत, मैंने तुम्हें दोस्त समझने की बड़ी भूल कर दी। क्योंकि क्या? मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ ये गलती दोबारा नहीं होगी। पर मैं चाहती हूँ तुम ये गलती दोबारा करो। आई लव यू। पता नहीं मैं तुम्हारे लायक हूँ भी कि नहीं, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी है।
कल रात के अंधेरे में भी मैं अपने आप को तुम्हारे साथ महफूज महसूस कर रही थी। आई एम सो हैप्पी। जो बात मैं इतने दिनों में अपनी जुबान पर नहीं ला सका, आज वो तुमने कह दिया। आई लव यू सो मच। इतना कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस तरह अलवीरा और प्रीत को उनके किस्मत का प्यार मिल ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।